हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल अपन ने मूत्र निर्माण की प्रक्रिया से प्रारंभ किया था और उसमें अपन ने पढ़ा था कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के लिए आवश्यक कितने स्टेप होते हैं? 3 स्टेप होते हैं। कितने? 3 स्टेप। 3 स्टेप कौन कौन से? पहला स्टेप अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, दूसरा कौन सा? रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा सीक्रेशन। करेक्ट। इस प्रकार से 3 स्टेप पाए जाते हैं। तो आज अपन बात करेंगे कि अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हम डिटेल में पढ़ चुके हैं कि उसके लिए 3 प्रेशर जिम्मेदार होते हैं। ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है, कैप्सुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है और प्रोटीन के द्वारा उत्पन्न होने वाला कौन सा? ब्लड कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर होता है। ये 3 डिफरेंट प्रकार के प्रेशर्स होते हैं। सही बात है। आज हम बात करने जा रहे हैं सेकंड स्टेप की, जो है पुनरावशोषण, बोले तो रीअब्जॉर्प्शन। यानी कि जो छन के आया है उनमें से जो आवश्यक पदार्थ है उनको वापस किस में लाया जाएगा? ब्लड में लाया जाएगा, शरीर में लाया जाएगा। और जो अनावश्यक है वो मूत्र में निष्कासित हो जाएंगे, जैसे यूरिया हुआ, सल्फेट हुआ, फॉस्फेट जो अधिक मात्रा में हुआ, या कुछ और अन्य रासायनिक पदार्थ जो हमारे लिए यूजफुल नहीं है या फिर शरीर में उसकी मात्रा ज्यादा है, वो सारे किस में निकल जाएंगे? अपने मूत्र के अंदर निष्कासित हो जाएंगे। क्लियर? तो आज का जो टॉपिक है, कल अपन हेडिंग लगा के गए थे, वहीं से प्रारंभ करना है, जिसका नाम था पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन। किसमें? पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन। पहला पॉइंट है रीअब्जॉर्प्शन का। हम शुरू कर रहे हैं, पहले हेडिंग लिख देता हूं। रीअब्जॉर्प्शन यानी पुनरावशोषण। रीअब्जॉर्प्शन, री यानी दोबारा, एब्जॉर्प्शन एक बार तो कहां हो जाता है? जब पाचन तंत्र में हो जाता है एक बार, अब और दूसरी बार जो अगर होता है तो उससे क्या कहेंगे? रीअब्जॉर्प्शन। चलिए, पहला आपके किस्म होगा पीसीटी। पीसीटी में रीअब्जॉर्प्शन, पहली बात 70 to 80% जो सबसे क्या है मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में होता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया, ध्यान रखना। क्यों होता है इसका कारण सुनो। क्योंकि पीसीटी में ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार, ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला ऊतक पाया जाता है। यानी कि इंग्लिश में बात करें तो अभी अपन लिख लेंगे ब्रश बॉर्डर क्या होता है। अब आप इधर देखिए, मैं इधर बना रहा हूं उपकला ऊतक, यानी पीसीटी में ज्यादा अवशोषण होने का कारण क्या है? ये ऊतक है। ऊतक कैसा है? सरल घनाकार। तो मैं किस आकृति की कोशिकाएं बना देता हूं? घन के आकृति की। ये अपन जब ऊतक पढ़ेंगे तब बात करेंगे। कोशिकाओं की आकृति कैसी है? घन। और कोशिका की परत केवल क्या है? एक ही तो परत है। इसके ऊपर और होती तो 2 परत होती, तो एक ही परत पर कोशिकाओं की संख्या कितनी है? एक ही है। इसके ऊपर और कोशिका नहीं है, नहीं तो द्विपरत। ऐसे ऊपर और बना दो तो 2 परत हो जाएगी, एक ये और एक इसके ऊपर वाली। ओके, तो अब जो आप देख रहे हो सॉरी, अब जो आप देख रहे हो ये घनाकार कोशिका, इस घनाकार कोशिका के ऊपर सूक्ष्मांकुर व्यवस्थित हो गए। क्या वो उत्पन्न हो गए? सूक्ष्मांकुर, जिसको अपन कहते हैं माइक्रोविलाई। और इन माइक्रोविलाई की संख्या क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है। माइक्रोविलाई जहां होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर। और ऊपर कौन है? माइक्रोविलाई है इसके ऊपर। क्लियर? चलिए सर, अब आप देखिए, माइक्रोविलाई होने की वजह से अवशोषण ज्यादा होगा और इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा होती है। ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर सक्रिय अवशोषण होता है, यानी ऊर्जा खर्च होती है। इसलिए क्या हो गया आपके यहाँ पर? माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या भी ज्यादा होगी। ये लो, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या क्या होगी?
ज्यादा होती है, माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या ज्यादा होती है। और इस प्रकार के ऊतक को अपन बोलते हैं, माइक्रोविलाई ज्यादा होगा तो आपको पता है एब्जॉर्प्शन, यानी यहाँ पर एब्जॉर्प्शन तो नहीं लिख सकते अपन क्योंकि वो तो पाचन तंत्र के लिए होता है, रीअब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, यानी पुनरावशोषण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर माइक्रोविलाई ज्यादा है इन कोशिकाओं पे तो रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होता है, इसीलिए 70 to 80% रीअब्जॉर्प्शन जो सबसे ज्यादा है वो कहां पर होता है, पीसीटी में संपन्न होता है। क्लियर। चलिए अब किसका अवशोषण कैसे कैसे होता है ये तो आपको पता आ गया, इसलिए इसको कहते हैं ब्रश बॉर्डर सरल घनाकार उपकला ऊतक। तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पीसीटी में किस प्रकार का ऊतक पाया जाता है, तो आपको पता होना चाहिए। क्या लिखोगे आप, अंग्रेजी में भी लिख देता हूं, ब्रश बॉर्डर्ड सिंपल यानी सरल घनाकार को कहते हैं क्यूबॉइडल, उपकला ऊतक को कहते हैं एपिथेलियल, और ऊतक को कहते हैं क्या, टिश्यू। ब्रश बॉर्डर सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। क्लियर। आगे बढ़ते हैं साहब। अब आप देखो किसका अवशोषण कैसे होता है। सबसे बात करते हैं जल का रीअब्जॉर्प्शन सामान्यतः पेसिव यानी निष्क्रिय प्रोसेस यानी प्रक्रिया के द्वारा होता है। सामान्यतः जल का किससे होता है, पैसिव। ध्यान रखिएगा, केवल जल का पूछे तो पैसिव। पहली बात, जल का अवशोषण प्लस साथ में किसका अवशोषण हो, लवण का। जल किसके साथ अवशोषित हो, लवण के साथ अवशोषित हो। ध्यान रखिएगा, जल किसके साथ, लवण के साथ अवशोषित होता है, वो होता है लगभग 70%। इस प्रकार का अवशोषण जो किसके साथ हो, जल का अवशोषण किसके साथ, लवण के साथ हो, तो इस प्रकार का अवशोषण को अपन कहते हैं ओब्लिगेटरी, क्या कहते हैं, ओब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कौन सा, ओब्लिगेटरी। ओब्लिगेट का मतलब होता है किसी के साथ होना, यानी कि लवण के साथ जल का अवशोषण हो रहा है यहाँ पर। फिर आते हैं अपन अगली बात पे। अब आप देखिए सोडियम और पोटेशियम का, सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयन, इनका भी जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो होगा 65%। कितना, 65%। वाटर और साल्ट का कितना हो गया, आप देख लीजिए कितना हो गया, 70%। और वो कैसा है, ओब्लिगेटरी। ध्यान रखिएगा। अब अपन बात करते हैं ग्लूकोज एमिनो एसिड। मान लो ग्लूकोज छन के आया हो, वापिस चला जाएगा। ग्लूकोज या एमिनो एसिड जो कोशिकाएं बनाती है वोमेन संपुटक की, वो भी तो रीअब्जॉर्ब होता है। ग्लूकोज हुआ, एमिनो एसिड हुआ, फैटी एसिड हुआ, ग्लिसरॉल हुआ, इन सब का अवशोषण भी मैक्सिमम यहीं पे होता है। कितना, ये मान के चलिए इन सब का तो 100% रीअब्जॉर्प्शन ही होता है। ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, इन सब का तो 100% यहीं पे ही होता है। चाहे वो कोलेस्ट्रॉल हो, इट इज फैटी एसिड होगा तो यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल भी आ जाएगा, सब इसी में होता है। ये लो मैं लिख देता हूं, मुंह से निकल गया इसलिए। कोलेस्ट्रॉल, घी तेल में होता है ना कोलेस्ट्रॉल, ये सभी का कितना, 100%। ये जो आप देख रहे हो ये तीनों, वाटर का साल्ट के साथ, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, है ना, और सोडियम, इन सब का जो अवशोषण होता है उस प्रक्रिया का नाम है सक्रिय परिवहन द्वारा। किससे, सक्रिय परिवहन। कोई अब आपसे कोई पूछे कि सोडियम का अवशोषण कैसे होता है, तो आपका आंसर क्या जाएगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से। किससे, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है, यानी ऊर्जा खर्च होती है। इंपॉर्टेंट करो इसे। अब आपको पता होना चाहिए किस किस का एक्टिव से होता है, तो आप बता दोगे। वाटर का साल्ट एक्टिव, सोडियम पोटेशियम का एक्टिव, इन सब का भी एक्टिव होगा। ध्यान रखिएगा। पहला प्रोसेस हो गया एक्टिव, यानी सक्रिय, ऊर्जा खर्च होगी, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या इसमें क्या होती है, ज्यादा होती है। देखो अब दिखा है। क्लियर। अब दूसरा देखिए आप, दूसरा बात करें बाइकार्बोनेट, एक्टिव आ गया। इसके बाद में बात करते हैं अपन पैसिव की। इसकी बात करेंगे पैसिव की। पैसिव की अगर अपन बात करें तो देखो आप,
सम यानी कुछ मात्रा में यूरिया, नाइट्रोजन वेस्ट आ गया, यूरिया, यूरिक एसिड, यूरिया, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, क्लोराइड, जो मेन चीजें हैं, इन सब का, इसका यूरिया, यूरिक एसिड, मैग्नीशियम क्लोराइड, इन सब का जो रीअब्जॉर्प्शन होगा वो दूसरी मैकेनिज्म से होगा, वो हो जाएगा कौन सा आपका, यानी कि वो हो जाएगा पैसिव प्रोसेस से। पैसिव प्रोसेस में ऊर्जा खर्च नहीं, यानी निष्क्रिय। पैसिव लिख दो, विस्तरण हो जाएगा एक ही बात। पैसिव प्रोसेस से होगा यानी ऊर्जा खर्च नहीं होगी। ये किससे हो रहा है, एक्टिव प्रोसेस से हो रहा है, इसमें ऊर्जा खर्च होगी। क्लियर। तीसरा हो जिसका नाम है सुसाध्य, सुसाध्य विसरण यानी डिफ्यूजन। इंग्लिश में कहते हैं, डाइजेस्टिव में पढ़ा था अपन ने, फैसिलेटेड डिफ्यूजन, याद आ गया, फैसिलेटेड डिफ्यूजन। उसकी बात करें तो उसके लिए आ जाएगा कौन आपके, बाइकार्बोनेट। कौन आ गया, बाइकार्बोनेट। कितना, HCO3 कितना परसेंट, 85% रीअब्जॉर्प्शन कहाँ हो जाता है, पीसीटी में हो जाता है आपके। ये लोग इसका सुसाध्य सबका पता होना चाहिए, यूरिया इन सबका इससे निष्क्रिय हो गया, ऊर्जा खर्च नहीं हो रही है, तभी तो पैसे लिख रहा हूं। इन सबका एक्टिव, इनका सुसाध्य विसरण के द्वारा। अब जिनका अवशोषण बिल्कुल नहीं होता वो कौन से, चौथा, नेवर एब्जॉर्ड, मतलब नेवर रीअब्जॉर्ब, जिनका पुनरावशोषण अवशोषण बिल्कुल भी नहीं होता, इनका पुनरावशोषण बिल्कुल भी नहीं होता है। वो कौन कौन से पदार्थ हैं, एग्जाम्पल लिखो उसके। उसका नाम है क्रिएटिनिन, ये भी नाइट्रोजन वेस्ट है, ध्यान रखिएगा। दूसरा हिप्पूरिक एसिड, तीसरा पेनिसिलिन, ड्रग का नाम तो सुना ही होगा आपने, पेनिसिलिन ड्रग, दवाई। और एक और इंपोर्टेंट, सल्फेट, SO4-2। इन सब का रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल भी नहीं होता, यानी कि 0% रीअब्जॉर्प्शन होता है। ये सीधे सीधे कहाँ निकलते हैं, यूरिन में। क्या होते हैं, यूरिन में एक्सक्रीट, एक्सक्रीट का मतलब है उत्सर्जित हो जाते हैं। ये लीजिए साहब, ये है पीसीटी की कहानी पूरी। देखिए आप पीसीटी में क्या पढ़ा अपन ने, पीसीटी में 70 to 80% मैक्सिमम रीअब्जॉर्प्शन होता है, क्योंकि पीसीटी में ये उत्तक पाया जाता है। इस उत्तक की क्या विशेषता है, इसमें माइक्रोविलाई की संख्या ज्यादा होती है, इसलिए पुनरावशोषण ज्यादा होता है, ऊर्जा की आवश्यकता ज्यादा होती है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया ज्यादा होते हैं। फिर हमने बात का वाटर का रीअब्जॉर्प्शन सामान्यतः नॉर्मली पैसिव होता है, लेकिन ये वाटर साल्ट के साथ अगर अवशोषित होगा तो वो एक्टिव हो जाएगा। कितना परसेंट, 70% ऑब्लिगेटरी रीअब्जॉर्प्शन। सोडियम पोटेशियम ध्यान रखना, इसका एक स्पेशल नाम दिया गया है। अगर लवण के साथ जल का अवशोषण हो तो ऐसा क्या कहलाएगा, ऑब्लिगेटरी। सोडियम पोटेशियम का 65%, ग्लूकोज एमिनो एसिड का 100%। ये तो हो गया एक्टिव, सक्रिय परिवहन, इसमें ऊर्जा खर्च होगी। पैसिव में केवल आपके ये यूरिया, यूरिक एसिड और मैग्नीशियम और क्लोराइड, ये सारे आयन आ गए। सुसाध्य में कौन आ गया, बाइकार्बोनेट आ गया। कितना परसेंट, 85% यहाँ पे होता है, और 15% जो बचा वो डीसीटी में हो जाएगा। क्लियर। फिर हमने कहा ऐसे पदार्थ भी जिनका अवशोषण बिल्कुल नहीं होता, वो कौन कौन से, क्रिएटिन, ये भी एक नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थ है, हिप्पूरिक एसिड, पेनिसिलिन ड्रग, और सल्फेट SO4-2, ये यूरिन में एक्सक्रीट हो जाते हैं। क्लियर, ये नोट कीजिए। फिर अब बात करते हैं कुछ और। देखिए
लिखिए लिखिए फटाफट, नोट कीजिए इसे। मैं पानी पी लेता हूं जब तक। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। पीसीटी के बाद में कौन आता है? हेनले का लूप। अब अपन बात करेंगे हेनले के लूप की। टेस्ट लगे हेनले लूप 2 नंबर। हेनले लूप के अंदर रीअब्जॉर्प्शन, जैसा कि आप जानते हो हेनले लूप बनाना पड़ेगा अपन को, क्योंकि इसके 2 पार्ट होते हैं। ये आ गया कोर्टेक्स और ये नीचे वाला हो गया मेडुला। ये आगे जाकर बन जाएगा क्या? डीसीटी। इधर से कौन आ रही है? ये पीसीटी। ये लीजिए, ये आ गई पीसीटी। ये इधर आगे जा रही है कौन? डीसीटी। करेक्ट। ये हेनले का लूप है। ये जो नीचे की ओर आ रहा है ये वाला, ये तो है डिसेंडिंग। डिसेंडिंग यानी ऊपर से नीचे की ओर, डिसेंडिंग लूप। लूप तो नहीं कह सकते, लूप तो ये होता है नीचे वाला, लिम्ब। क्या बोलोगे? डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये क्या है? जल के लिए क्या है? परमिएबल है। जल बाहर भी आ सकता है, जल अंदर भी जा सकता है, ध्यान रखना। यानी जल के लिए क्या है? ये परमिएबल है, यानी पारगम्य है, जल अंदर बाहर आ जा सकता है। लेकिन साल्ट के लिए, लवण के लिए, यानी कि NaCl के लिए ये क्या है? इम्परमिएबल है। क्रॉस लगा रहा हूं मैं, देख लो। ना तो साल्ट अंदर आ सकता, ना साल्ट बाहर जा सकता। ये लीजिए, क्रॉस का मतलब नहीं होगा ये प्रोसेस। यानी क्या हो गया? निकल के क्या है सामने? वाटर के लिए क्या है? ये पारगम्य। वाटर के लिए पारगम्य, और लवण के लिए, लवण यानी साल्ट, एक ही बात है। लवण के लिए अपारगम्य। ये आपको रट के रखना है कि डिसेंडिंग वाला क्या होता है? जल के लिए पारगम्य और लवण के लिए अपारगम्य। ये आइए इधर, ऊपर वाला भाग कौन सा है? कोर्टेक्स। और इस लाइन के नीचे क्या आ गया? मेडुला। ये मेडुला है पूरा ही। और ये सब कुछ आपको पता ही है, रीनल पिरामिड में अपन बात कर चुके हैं यस्टरडे। और ये क्या है? साल्ट के लिए परमिएबल है, साल्ट बाहर भी जा सकता है, साल्ट अंदर भी आ सकता है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जल के लिए क्या है? अपारगम्य है। ये जल ना तो अंदर जा सकता है, ना बाहर आ सकता है, ध्यान रखना। जल के लिए अपारगम्य। ये कौन सा लूप है? वो था डिसेंडिंग। ये कौन सा हो जाएगा? असेंडिंग। ये असेंडिंग।
लिम्ब। ये मोटा है तो पता ही आपको, थिक और थिन। लेकिन ध्यान रखना ये यूरिया के लिए, किसके लिए? यूरिया के लिए क्या है? पारगम्य है। यूरिया अंदर आ सकता है, ध्यान रखना, थिन वाला में यूरिया भी आ सकता है, NaCl भी आ सकता है, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो लवण मेन चीज है वो यही है, दो ही, ये अंदर आ जा सकते हैं, इनको कोई दिक्कत है नहीं है। केवल ये नहीं आ सकता, कौन? ये वाला, क्रॉस क्रॉस क्रॉस, कौन? वाटर नहीं आ सकता। तो ये इसका क्या सार निकला? लवण के लिए पारगम्य, जल के लिए, लवण के लिए पारगम्य, दूसरा यूरिया के लिए भी पारगम्य, लेकिन जल के लिए अपारगम्य। क्लियर? ये रट के रखना। ये हो गई आपकी किसकी बात? एलए के लूप की बात। लिखिए फटाफट, फिर बात करते हैं अपन किसकी? अब बात करेंगे किसकी? डीसीटी की। और इसके चारों ओर ही तो होता है वासा रेक्टा। इसके चारों ओर क्या होता है? एलए के लूप के चारों ओर, पता ही आप, ये देखिए इस तरह से एलए के लूप के चारों ओर कौन होता है? ये जो मैं बना रहा हूं, ये क्या है? ये वासा रेक्टा ही तो है, और क्या है? ये लीजिए ऊपर से आता है ई फ्रेंड्स, ये क्या है? वासा रेक्टा। किसके चारों ओर होता है? एलए के लूप के चारों ओर, यू आकार का। बनाइए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं। या चलिए आगे। अब लिखो डीसीटी में पुनरावशोषण। नेक्स्ट लगाइए डीसीटी में। ये हो गया आपका तीसरा, पहला पीसीडी, दूसरा एनले का लूप, तीसरा डीसीटी। तो लिखिए डीसीटी में वाटर तथा सोडियम, वाटर तथा सोडियम व बाइकार्बोनेट का पुनरावशोषण व रीअब्जॉर्प्शन विशिष्ट परिस्थितियों में अंग्रेजी में लिख देता हूं, आपको याद रहेगा, स्पेसिफिक कंडीशंस में होता है, कंडीशन में होता है। ध्यान रखना, स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। देखिए डीसीटी पर एंटी डाई यूरेटिक, कौन सा हार्मोन? एंटी डायूरेटिक हार्मोन कार्य करता है। कौन सा हार्मोन? एंटी डायूरेटिक, पूरा नाम ADH, इसका दूसरा नाम है पिट्रेसिन, तीसरा नाम है वेसोप्रेसिन। ध्यान रखना, ये
वैसोप्रेसिन। ये एडीएच हार्मोन क्या करता है, इसका प्रकार लिखिए। एडीएच हार्मोन का निर्माण हाइपोथैलेमस, हमारे मस्तिष्क के अंदर एक भाग होता है अग्र मस्तिष्क में जिसका नाम होता है हाइपोथैलेमस, निर्माण हाइपोथैलेमस में होता है। कहां पर होता है, हाइपोथैलेमस में होता है। तथा यह शरीर में से जल की हानि को रोकता है, यानी शरीर में पानी की कमी को रोकता है। जब एडीएच हार्मोन जब शरीर में, पूरा लिख देता हूं, जब शरीर में पानी की कमी होती है तो एडीएच का स्त्रावण होगा। अब शरीर में जल की कमी है तो जल की पूर्ति करने के लिए पानी कहां से लाओगे, या तो पी लो, पीने के लिए है ही नहीं तो कहां से लाएगा, ये मूत्र में जो पानी जा रहा है उसको अवशोषित करके ब्लड में लेके आ जाएगा, यानी डीसीटी से ये ब्लड में लेके आ जाएगा वाटर होती है। तो एडीएच का स्त्रावण होता है और डीसीटी में से जल का पुनरा अवशोषण बढ़ा देता है, यानी जल का अवशोषण करने के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। तो ये कब होता है, जब जल की कमी, इसलिए क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन में होता है। किसका, डीसीटी के अंदर, वाटर बाइकार्बोनेट, इन सबका। दो यहां से क्वेश्चन बनेगा, कौन सा हार्मोन, एडीएच। एडीएच का क्या करता है, शरीर में से जल की हानि को रोकता है। जब एडीएच का स्त्रावण कम हो जाएगा तो शरीर में से मूत्र के साथ जल की हानि ज्यादा होगी। अगर एडीएच का स्त्रावण ज्यादा हो जाएगा तो शरीर में पानी रुकने लग जाएगा, यानी कि डीसीटी में से अवशोषित होकर वापस शरीर में आ जाएगा। मूत्र जो होगा वो अत्यधिक सांद्रित हो जाएगा, बहुत ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा, क्योंकि शरीर में पानी कम है, इसलिए पानी को ज्यादा स्त्रावित या एक्सक्रीट नहीं कर सकते, उत्सर्जन नहीं कर सकते अपने शरीर में से। क्लियर, ये लिखिए आप डीसीटी। उसके बाद में एक और बच जाता है, कौन, सीटी। लिखिए, चलिए साहब आगे देखिए। अब बात करते हैं चौथा भाग, जो वैसे नेफ्रॉन का नहीं है फिर भी अपन उसको ले रहे हैं रीअब्जॉर्प्शन के अंदर। इसका नाम है कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स। कलेक्टिंग डक्ट या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स, जिसको अपन ने शॉर्ट में बोलते हैं सीडी या बोलते हैं सीटी, करेक्ट। देखिए, इस में एल्डोस्टेरोन तथा एडीएच हार्मोन, एडीएच एंटीडायरेटिक हार्मोन के कारण जल का पुनरा अवशोषण होता है। एल्डोस्टेरोन, कौन सा हार्मोन, एल्डोस्टेरोन। ध्यान रखना, ये हार्मोन कहां से आता है, एड्रिनल ग्रंथि से। कहां से आता है,
ये हार्मोन आता है एड्रीनल ग्रंथि से, जिसको अपन कहते हैं अधिवक्र ग्रंथि। अपन ने बनाई थी, याद करो, किडनी जब स्ट्रक्चर बनाई थी, एड्रीनल ग्लैंड से आता है कौन सा हार्मोन, ये। और ये कहां से आता है, एडीएच, हाइपोथैलेमस से। कहां से, हाइपोथैलेमस से के कारण होता है। लिखिए फटाफट, ये आपके हो जाता है भाई रीअब्जॉर्प्शन पूरा, पीसीटी में, डीसीटी में, हेनले लूप में और सीटी में। यानी कि मूत्र निर्माण की प्रक्रिया के 3 स्टेप में से 2 स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। एक तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो गया और दूसरा हो गया रीअब्जॉर्प्शन, तीसरा है सीक्रेशन। तो अगला स्टेप लगाइए आप, थर्ड सीक्रेशन। ये लिखिए फटाफट पहले। चलिए, तीसरा स्टेप लगाइए सीक्रेशन। हिंदी में क्या कहते हैं, स्त्रावण। पहला सीक्रेशन का मतलब ब्लड में से एक्स्ट्रा आयंस का, एक्स्ट्रा आयंस या कुछ पदार्थों का वापस सनित्र यानी कि फिल्ट्रेट यानी नेफ्रॉन में आना। बता रखा मैंने आपको स्टार्टिंग में कि सीक्रेशन का मतलब होता है ब्लड में कुछ, मान लो आयंस, स्पेशली सोडियम हुआ, स्पेशली पोटेशियम हुआ, हाइड्रोजन हुआ, बाइकार्बोनेट हुआ, अपने क्या नाम की अमोनिया हुई, ये एक्स्ट्रा जो होते हैं इनको वापस किस में डाल दिया जाता है, मूत्र में डाल दिया जाता है, ताकि मूत्र की पीएच सही रहे, मूत्र अम्लीय बना रहे। ठीक है ना, इसका मेन उद्देश्य ये होता है। दूसरी बात मतलब समझना है ना, ब्लड में एक्स्ट्रा आयंस जो होते हैं, एक्स्ट्रा आयंस जो होते हैं या कुछ पदार्थ जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं, लाइक अमोनिया जैसे पदार्थ बहुत खतरनाक होते हैं, इनको वापस कहाँ लाते हैं, सनित्र में। सनित्र में बोले तो फिल्ट्रेट में लाना, यानी कि नेफ्रॉन में लाना, ताकि वो मूत्र के साथ शरीर से क्या हो जाए, निष्कासित हो जाए। क्लियर। सीक्रेशन सदैव एक्टिव प्रोसेस है, ध्यान रखना, ये एक्टिव प्रोसेस है, ये ऑलवेज एक्टिव प्रोसेस होती है, यानी एनर्जी क्या होती है, खर्च होती है, निष्क्रिय नहीं है, सक्रिय प्रक्रिया है, इसलिए लिखा मैंने एक्टिव प्रोसेस। देखिए आप, पीसीटी में किस किस का सीक्रेशन होता है, H+, K+ और अमोनिया का, इनका। डीसीटी में किस किस का सीक्रेशन होता है, H+, K+ और अमोनिया का, दोनों में सेम है। और सीटी में, सीटी का हो चाहे सीडी का हो, कलेक्टिंग डक्ट के हो चाहे कलेक्टिंग ट्यूबुल के हो, बात एक, हिंदी में कहते हैं संग्राहक नलिका। इसमें किसका होता है, देखिए आप, इसमें ध्यान रखिएगा, इसमें एक पदार्थ का नहीं हो पाता, किसका, K+ और H+ का ही होगा, K+ और H+। इसमें अमोनिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, किसके अंदर नहीं है अमोनिया, इसके सीटी के अंदर। देखो अमोनिया इस दो में ही है केवल, देखो इसमें अमोनिया एक तो, और एक इसमें नॉट। आपको इतना ही पता होना चाहिए किसमें किसका सीक्रेशन हो रहा है। देख लो आप, इसमें H+ का हो रहा है, सब में K+ का भी हो रहा है, लेकिन इस दोनों अमोनिया, इसमें अमोनिया नहीं है, सीटी और सीडी के अंदर नॉट। H+ तथा बाइकार्बोनेट आयंस की उपस्थिति के कारण तथा कि आयन के कारण मूत्र अम्लीय यानी एसिडिक होता है, इसकी उपस्थिति के कारण H+ और बाइकार्बोनेट एसिडिक होता है। नेक्स्ट, मूत्र की पीएच
6 होती है, ध्यान रखिएगा, यानी कि अम्लीय है, एसिडिक है। मूत्र को क्या कहते हैं? यूरिन। ये आपके सारे स्टेप कंप्लीट हो जाते हैं। कौन कौन से? तीनों, सीक्रेशन और सीक्रेशन, अल्ट्राफिल्ट्रेशन और रीअब्जॉर्प्शन, इन तीनों से मूत्र का निर्माण होता है। ये लिखिए। फिर अपन पढ़ते हैं, मूत्र जो होता है वो अत्यधिक सांद्रित अवस्था में हमारे शरीर से त्यागा जाता है, यानी कि बहुत तेजाब की तरह होता है। मूत्र एक हमारे क्या है? तेजाब। कोई कहते हैं ना शरीर में तेजाब कहाँ से निकलता है या तेजाब कहाँ बनता है, तो मूत्र तेजाब है। ये मत कहते ना आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक एसिड तेजाब है, वो तेजाब नहीं है। तेजाब हमारा मूत्र होता है जो बहुत डेंजरस होता है। क्लियर? ये लिखिए फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं भाई। हो गया? और मूत्र का अम्लीय होने का कारण क्या है? H+ और बाइकार्बोनेट आयन। चलिए अब लगाइए, मूत्र सांद्रित होने की प्रक्रिया मूत्र सांद्रित होने की, यानी इंग्लिश में यूरिन कंसंट्रेशन प्रोसेस, यूरिन कंसंट्रेशन प्रोसेस। मूत्र के सांद्रित, यानी मूत्र कितना सांद्रित होता है, तेजाब क्यों होता है, उसकी बात करेंगे। पहली बात, हमारे ब्लड की सांद्रता कितनी होती है भाई, बताना एक बार। ब्लड की सांद्रता कितनी होती है? 300, कितने? 300 मिली ओस्मोल पर लीटर। पर लीटर का मतलब प्रति लीटर। शॉर्ट में कैसे लिखूं मैं? 300, एनसीईआरटी में ऐसे लिखने मिलेगा, ओ बड़ा ओस मोल प्रति लीटर। ध्यान रखना, ऐसे लिखा मिलेगा, 300 मिली ओस्मोल प्रति लीटर। शॉर्ट में कैसे लिखो? 300 मिली ओस्मोल प्रति लीटर, ऐसा लिखोगे आप। मिली लगाना जरूरी है, मिली मत भूंजना। हमारे यूरिन यानी मूत्र की सांद्रता होती है 1200 मिली, शॉर्ट में लिख रहा हूं, ओस्मोल प्रति लीटर। यानी कि ब्लड की तो कितनी है आपके? ब्लड की तो कितनी है? 300, और मूत्र की कितनी है? 1200। कितने गुना ज्यादा है? अर्थात हमारा मूत्र बोले तो यूरिन, ब्लड की तुलना में 4 गुना अधिक क्या है भाई? सांद्रित है। नेक्स्ट, मूत्र, लास्ट पॉइंट आज का, मूत्र सांद्रित करने की प्रक्रिया प्रतिधारा
प्रतिवा, इसको अपन कहते हैं काउंटर, अंग्रेजी में याद रखो काउंटर करंट क्रियाविधि होती है। क्रियाविधि का नाम क्या है, वो जो अपन कल पढ़ेंगे, ये क्रिया यानी काउंटर करंट क्रिया हेनले के लूप तथा वासा रेक्टा के मध्य होती है। किस किस के बीच में होती है, हेनले के लूप और वासा रेक्टा। कौन सी भाई, काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट प्रतिक्रिया, जिससे हमारा यूरिन 300 से कितना हो जाता है, सॉरी ब्लड हमारा यूरिन में बनते हुए कितना हो जाता है, 300 से 1200, 4 गुना ज्यादा। ओके गाइस, तो अपन ये चीजें कल पढ़ेंगे। आई होप you will understand each and everything. Tomorrow we will discuss counter current mechanism. Until, take care of yourself and stay at home. Thank you.